साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो ग्राम विकास अधिकारी 2018 का री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो है वीडियो यूपी के द्वारा जो वीडियो का परीक्षा होना है, उसके लिए कुछ मटेरियल दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला सेक्शन है आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, तो इसके लिए इन्होंने जो है सॉल्व पेपर प्रकाशित किए हैं और इसमें इन्होंने अध्यायवार मतलब जो सिलेबस है, तो सिलेबस में जो अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, उन सेक्शन पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व में यूपी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम पर आधारित जो भी पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो आपका जो ए ऑप्शन है ई, ए, ओ, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो कौन सा है? तो इसमें जो बी वाला है, बी ऑप्शन, श, ऋषि वाला ऋषि, टा, ठा, ये सभी के सभी जो है ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है उच्चारण स्थान और किस वर्ग के समूह किस उच्चारण स्थान के तहत आते हैं, तो इसको आप पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का ये कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं, पर छोटी ई दीर्घ स्वर के तहत नहीं आएगी। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। देखिए हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री। वहीं दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ आते हैं और संयुक्त स्वर में ए, ओ। ये आपके कुल 11 हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि श का उच्चारण, पेटचरौआ सा जो है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए चा का उच्चारण स्थान तालु होता है, चा का उच्चारण स्थान तालु होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये आपके अंतःस्थ, ये सभी जो हैं अंतःस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। ठीक है। उसमें व्यंजन में कौन से आते हैं? बड़ा सा, पेटचरौआ सा, छोटा सा और हा। दंत व्यंजन में ता वर्ग और ला और सा आते हैं। तालव्य व्यंजन में चा वर्ग और या और सा आता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो अभी हम लोगों ने इसके पहले के प्रश्न देखा है। तो देखिए इसमें से जो ला है वो अंतःस्थ व्यंजन के तहत आएगा। तो देखिए अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसमें छोटा ए जो है ये कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य में वे दो स्वर ध्वनि आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, तो ए और ए। आगे बात करते हैं अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे माँ का मेल का से भा तक के, माँ का मेल का से भा तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे शम धन पूर्ण, तो क्या हो जाएगा? श्रमपूर्ण। परम धन तु, परंतु। आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक हवा से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे आ पे बिंदी, बड़ा पे बिंदी, ई इत्यादि। और निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, नाक से नहीं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें आपका बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर ही बात किया था। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, संयुक्त स्वर में ए, ओ ये आते हैं। यहाँ देखिए शुरू में यहाँ पे इन्होंने गलत दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो
ए, ऐ, ओ, औ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दीर्घ के बारे में केवल 3 आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है दंत नहीं है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो यह जो है ये दंत, इसका उच्चारण दांत की सहायता से नहीं होता है। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, श। आगे बात करते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, परंतु विवृत स्वर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो डी वाला 3 प्रकार में आएगा, परंतु विवृत स्वर नहीं आएगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, इसमें विवृत आएगा, अर्ध विवृत आएगा, अर्ध समृत आएगा और समृत आएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो इसमें ल जो है आपकी पार्श्विक ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वर्ष का स्पर्श करती है तथा श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो टा जो है आपका, एक सेकेंड, ये टा वर्ग जो है आपका मूर्धन्य के तहत आएगा, ठीक है, मूर्धन्य के तहत आएगा। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालब, ता वर्ग दंत। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, तो बड़ा आ ये दीर्घ स्वर है, छोटा ऊ ये हर्ष स्वर है, ए संयुक्त स्वर है और ओ ये भी संयुक्त स्वर है। आगे बात करते हैं चा, छ, जा, इया का उच्चारण होता है कहाँ से, चा, तालु। आप एक बार बोल के भी देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, तालु से। आगे बात करते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो इसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त उष्ण वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं, जैसे कि ख, घ, छ, 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 झ, ठ, ठ, थ, ध, प, फ, भ, बड़ा सा, प्रचरुआ सा, छोटा सा, हा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो संबल जो है ध्वनि का कौन सा है, तो ये संपृक्त ध्वनि है। कौन सा है, संपृक्त ध्वनि है। देखिए उच्चारण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ शा और बा ध्वनियों के मध्य जो है वो माँ ध्वनि संयुक्त हुई है, संबल। आगे बात करते हैं हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन से, कुल स्वर कितने, 11 हैं। इसमें ह्रस्व स्वर आपके आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने हैं, देखिए वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे बात करते हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। और इसी ध्वनि, देखिए हिंदी भाषा से छोटी का ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो आपका आप बिंदी और आहा, ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है ना ही व्यंजन में। आ के ऊपर जो बिंदी होती है इसको अनुस्वार तथा आ के साथ जो दो बिंदियां लगती हैं आहा को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोग्य वाह कहा जाता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तो किसका है, तो झ, झरना वाले झ का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ये चावर का है, चावर के तहत ये आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, उसे एक सेकेंड, उसे जो है अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहा जाता है। अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर जिसमें चंद्र ऊपर बिंदी लगती है और विसर्ग में जहाँ पे डबल बिंदी लगती है बगल में, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। नाक की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष
और जिनमें यह झंकृत नहीं होती वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण बड़ा सा, चरवा सा, छोटा सा तथा सभी स्वर अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा या, रा, ला, वा, ह सघोष या घोष ध्वनियां होती हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत न, श, र, ला इत्यादि आते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देखिए, ग्रीवा ध्वनि जो है ये आपकी देवनागरी लिपि के तहत नहीं आती। इसमें मूर्धा ध्वनि, दंतोष्ठ, कंठ ध्वनि आती है। आगे चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। आगे देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किसमें? प्लुत में। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम, सुनो इत्यादि। जब आप ओम बोलते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है। जैसे किताब को क्या लिखेंगे? क हलंत, ई प्लस ता हलंत प्लस आ पे बड़ी की मात्रा, ब पे हलंत और आ, तो ये मिलकर के क्या हो जाएगा? किताब। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क से मां तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों में जीवा के स्पर्श से आते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 वर्ग हैं। आगे चलते हैं। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य, किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है। जीवा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। स्वर या, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, जबकि कंठ ओष्ठ वर्ण जो है ओ और औ है। दंतोष्ठ वर्ण जो है आपके व तथा ओष्ठ वर्ण उ, प, फ, ब, भ, म है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो शब्द को हिंदी के बाद का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई पड़ता है? तो छ दिखाई पड़ता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद छ वर्ण आता है। छ संयुक्त व्यंजन है जो कि का में हलंत प्लस सा के योग से बना होता है, छ। जबकि त्र, त और रा के मिलने से क्या त्र होता है, जा और इया के मिलने से ज्ञा होता है और गा और रा के मिलने से स्र बनते हैं। आगे बात करते हैं। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है? तो श जो है, श ये दंत वर्ण है जो आपके वर्ष मतलब दंत मूल से उच्चारित किए जाते हैं। प ओष्ठ से, ट मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से तथा ह ये आपका ह स्वर यंत्रीय या काकल या कंठ द्वारा उच्चारित होते हैं। निम्न में से अनुनासिक वर्ण का वर्ण कौन सा है? अनुनासिक, तो म जो है अनुनासिक है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक तथा मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण अंगा, इया, ड़, न, म अनुनासिक हैं। तो विकल्प में आपका प, ब, थ तीनों वर्ण तीनों ही स्पर्श व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा दंत से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? दंत से होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो आपका सघोष जो है ऐसा नहीं है, जबकि उत्क्षिप्त, पार्श्विक और ऊष्मा है। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में प्रयत्न व उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वे घोष या सघोष कहलाते हैं। जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग वर्ण
सारे स्वर वर्ण या रा ला वा और हा घोष वर्ण हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वर। दो मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या होगा? काकल्य होगा। क्या होता है? काकल्य होता है। इसके अंतर्गत ह्री व्यंजन आता है, हा व्यंजन आता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें देखिए आपका प्लूत, ह्रस्व, संयुक्त, परंतु द्वित्व जो है ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, आपका ये तीन आधार पर करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आ, बड़ी, ऊ ये मूल दीर्घ स्वर है, परंतु ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए ओ जो है मूल दीर्घ स्वर ना होकर संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका उच्चारण जो है आपका तालव्य से होता है, तालु से। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर स्वर एवं व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं। जैसे का, तो का पे हलंत और प्लस आ, तो ये का हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर है, जबकि ई हर्ष स्वर है और ए और ए संयुक्त स्वर है। निम्न से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आपका व जो है अंतःस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण या व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो जो गा है, गा अल्प प्राण व्यंजन है। देखिए प्राणत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है। महाप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण होता है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो जा, जहाज वाला जा, ये घोष या सघोष वर्ण है। घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। आगे चलते हैं, इनके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगला है निम्न से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण आपका ऊ है। ऊ जो है ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण में ऊ, बड़ा ऊ, प ये इत्यादि आते हैं। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो आपका ए ये अर्ध विवृत स्वर है। देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, आ, ए, आ, औ। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, औ। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वे निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दीर्घ का वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो द में हलंत प्लस री प्लस ग में हलंत
प्लस आ हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद। आगे चलते हैं, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो देखिए अंतस्थ और उष्म वर्ण जो है ये कुल आपके 8 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, जिनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 उष्म व्यंजन है। वर्णमाला में या रा ला व, या रा ला व वर्ण अंतस्थ व्यंजन है और अंतःकरण से उच्चारित होने के कारण ये अंतस्थ कहलाते हैं, जबकि श, बड़ा सा, फिर चरुआ सा, छोटा सा और हा उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। रा का विवरण है, रा का विवरण क्या है? ये वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्रमाण व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। काकल्य वर्ण कौन सा? तो काकल्य वर्ण आपका ह जो है काकल्य वर्ण है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है तो हा, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यह अंतस्थ व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालु है, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। छोटा सा उष्म व्यंजन, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ण ट वर्ण का पंचम अक्षर जिसका उच्चारण स्थान जो है, ण जो है ट वर्ग का पंचम अक्षर, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान आपका तालु है, या का तालु है। सभी महाप्राण वर्णों वाला, सभी महाप्राण वर्णों वाला, एक सेकेंड, वर्ग कौन सा है? तो आपका ख छ ठ, ख छ ठ, ये सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। अल्पप्राण सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थल व्यंजन, जबकि महाप्राण क्या है? सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन तो आपका क च प द, क च प द, ये स्पर्शी, सभी स्पर्शी व्यंजन हैं। आगे बात करते हैं, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य आपका अय अय है, अय अय और अय। देखिए ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है इसका, और रा और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और आ, बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क्या है ये? तो इसमें खा जो है ये स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। आगे चलते हैं, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि जो है आपकी वाह है, जबकि या तालु है, फा ओष्ठ है, रा मूर्धा है। जब एक ही ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वह युग्मक ध्वनिया कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें आ जो है ये दीर्घ स्वर है, ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपका या जो है या, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, जबकि आपका का कंठ वर्ग में आ जाएगा, च तालु वर्ग में और ट मूर्धन्य वर्ण में। आगे बात करते हैं निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा? तो भ जो है, भा महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण, बड़ा सा, फिर चरौआ सा, छोटा सा हा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष तो आपका प जो है अघोष वर्ण है। अघोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा सा, बड़ा सा, बड़ा सा, फिर चरौआ सा, छोटा सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ग कौन सा है इसमें? एक सेकेंड, तो इसमें आप देखेंगे आ जो है आपका कंठ वर्ग के तहत आएगा। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं किस प्रकार के? तो ओष्ठ व्यंजन, ओठ से इनका उच्चारण होता है। जबकि दंत व्यंजन में त थ द ध न आएगा, तालव्य व्यंजन में च छ ज झ इया आएगा, कंठ व्यंजन में क ख ग घ अंग आएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, यह छ कैसे बनेगा? का पे हलंत और शा, त्र त और रा मिल करके, ज्ञा ज और इया मिल करके, स्र श और रा ये मिल करके बनते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो ये सभी क्या हैं? ये स्वर हैं, ठीक है, ये स्वर हैं।
सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण, तो ब जो है सघोष है। दिए गए विकल्पों में वर्ण ब सघोष वर्ण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो ब में कंपन होता है, वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन सा है? तो उष्म व्यंजन आपका ह जो है वो उष्म व्यंजन के तहत आएगा। ठीक है, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख के किसी विशेष स्थान से रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि बड़ा सा, पेटचरवा सा, छोटा सा और हा। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन आपके या रा ला वा हैं। या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन हैं। जबकि बड़ा सा, पेटचरवा सा, शा और हा ये उष्म या संघर्षी व्यंजन हैं। च, छ, ज, झ स्पर्श व्यंजन है और छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन में आपका बड़ा सा, पेटचरवा सा, छोटा सा और हा आएंगे। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां कितनी हैं? तो कितनी हैं? 52 हैं, 52, जिनमें 11 स्वर हैं, बाकी व्यंजन हैं। आगे चलते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर, एक सेकंड, आ को जो है मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो आ। निम्न में कंठ वर्ण कौन से हैं? कंठ वर्ण में आपका आ, हा और विसर्ग आएगा। आ, हा, विसर्ग। जबकि ई, बड़ी ई, या, सा, चा वर्ग के वर्ण तालु वर्ण, री, ए और बड़ा सा टा वर्ग के वर्ण जो है मूर्धन्या तथा शा, ला, सा ता वर्ग के वर्ण दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। रा और धन, रा में हलंत और धन मा का रूप क्या हो जाएगा? ये म्र हो जाएगा। मतलब रा पहले आएगा, रम। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? तो प्र में पूर्ण वर्ण रा है। ठीक है, तो प्र ऐसे लिखा जाएगा, पा में हलंत और रा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो सी वाला। उ, दा में हलंत, या में हलंत, आ, ना में हलंत और आ छोटा, तो ये उद्यान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जो जा है, जा जहाज वाला जा, ये स्पर्श संघर्षी है। देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मुख से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है, यही कारण है कि इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अतः ज जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। या, वा, रा, ला को अंतःस्थ था, बड़ा सा, पेटचरवा सा, छोटा सा और हा को उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ तालव्य विषय, कंठ तालव्य विषय होता है। जबकि छोटा, बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। शा का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो सा का जो है आपका तालु है, शा का उच्चारण स्थान तालु है। इसके अतिरिक्त ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, या इनका भी तालु ही है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ज जहाज वाला, ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और इसमें वायु जो है अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि अल्प प्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु प्रयुक्त होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा या, रा, ला, वा अल्प प्राण ध्वनियां हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च समृद्ध है, पश्च समृद्ध है, बड़ा उ जो है। देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। तो समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है, समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे कि ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ। इस प्रकार से भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा बड़ा उ ये पश्च समृद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो स जो है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जबकि आ, हा और जा ये सघोष वर्ण है। आगे बात करते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का जो है उच्चारण स्थान दंत है, दंतोष्ठ है। जबकि त, थ, द, ध, न, ल, श का उच्चारण स्थान दंत। उ, बड़ा उ,
प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठ से होता है। हिंदी शब्दकोश में छ, छतरी वाला छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये जो है आपका का के बाद आता है। देखिए छ का में हलंत प्लस सा में पिक्चर सा जो लगाते हैं तो छ हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। वह व्यंजन है किस प्रकार का? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ या वाराला, या वाराला। उस व्यंजन में बड़ा सा, प्रचरवा सा, छोटा सा हा। आगे बात करते हैं कौन सा उष्ण व्यंजन नहीं है? कौन सा उष्ण व्यंजन नहीं है? तो देखिए बड़ा सा, प्रचरवा सा, छोटा सा ये है, परंतु ग इसमें उष्ण व्यंजन है। ग जो है आपका स्पर्श व्यंजन के तहत आता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है कैसे? तो संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है आपका वो जा पे हलंत प्लस इया, और इसके अतिरिक्त छ जो है का में हलंत और शा, त्रा जो है ता में हलंत और रा, और स्रा जो है आपका शा में हलंत और रा में मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? तो देखिए आ, उ, ए यह है, परंतु री जो है ये आपका स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ये च वर्ग का पंचमाक्षर है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं, जबकि छ, त्र, ज्ञ ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। और कैसे बनते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी? तो ह ये आपका संघर्षी व्यंजन है। ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। आगे चलते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, जबकि ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। कंठ के साथ ऊंठ होता है, तालु नहीं। हा का उच्चारण स्थान कंठ तथा छ का उच्चारण स्थान तालव्य है, तालु। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? तो टा वर्ग में धा नहीं आता है। धा जो है आपका ता वर्ग के अंतर्गत आता है, टा वर्ग नहीं। टा वर्ग में देखिए ट, ठ, ड, ढ, ड़ा। ता वर्ग में ता, था, द, ध, ना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो आप देखिए ए, ओ, औ ये आपके संयुक्त स्वर हैं। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन तो आपका घ जो है, घ जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे तो वो आपका महाप्राण व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो ख, घ, छ, 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 झ, ठीक है, झा जो झ, ठ, ठ इत्यादि क्या हैं? ये आपके महाप्राण व्यंजन में आएंगे। निम्न से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो आपका ल जो है, ल पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए। निम्न से कौन सा वर्ण घोष है? वर्ण घोष है तो आपका ग जो है वर्ण घोष है। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंतियां झंकृत होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण सभी स्वर्ण वर्ण या, रा, ला, वा और हा घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।